हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं। हम पढ़ रहे हैं आपके जेएआईबी में पेपर नंबर 2 पीपीबी, जहां मॉड्यूल डी समरी हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज के सेशन में मॉड्यूल बी यूनिट 32 लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्हाट इज एलसी के साथ। जैसे मान लेते हैं एक बंदा है, उसने सामान इंडिया के बाहर से इंडिया में भेजा। मतलब जो ये इम्पोर्टर हुआ, ही और शी इज द बायर। यस। और जो एक्सपोर्टर हुआ, लेट्स से इट इज दैट पर्सन इज फ्रॉम द मदर कंट्री, ही इज द सेलर। ओके। अब इंडिया के जो बाहर है वो इंडिया बोल रहा है कि मैं सामान पहले भेज दिया तो आप मेरे पैसे नहीं दोगे। और जो बायर है वो बोल रहा है अगर मैंने पैसे दे दिए और तुमने सामान नहीं दिया तो फिर क्या होगा। एंड बिजनेस ऑल्सो नीड्स सम वर्किंग कैपिटल, थोड़ा ऑन क्रेडिट काम चलता है। तो इन्होंने कहा जो इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर के साथ एक अग्रीमेंट हुआ कि सामान खरीदना है ना, और उधार पे खरीदना है। अब ये इम्पोर्टर जो बायर है, ये अपने बैंक को, जिसे हम इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक भी बोलते हैं, उसे बोलेगा कि मेरे लिए एक एलसी खोल दो, अप्लाई करेगा। अब जो इशूइंग बैंक है इशू कर देगा लेटर ऑफ क्रेडिट, और इस एक्सपोर्टर के बैंक को, जिसको हम एडवाइजिंग और मोस्टली सर्कमस्टांसेस में कंफर्मिंग बैंक भी कहते हैं, बट इन सम सर्कमस्टांसेस कंफर्मिंग बैंक कोई और बैंक कहलाता है। वो कब कहलाता है मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, इसलिए मैं इस पे लगा रही हूँ स्टार। ओके। अब ये एडवाइजिंग बैंक वेरीफाई करता है इस एलसी को और फॉरवर्ड कर देता है एक्सपोर्टर। एक बार ये एलसी पहुंच गई एक्सपोर्टर के पास, वो गुड्स को भेज देता है। ठीक है, जब भेजेगा वो शिप पे सामान चढ़ाएगा तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, कुछ बिल ऑफ लेडिंग एक्सेट्रा होगा। वो डॉक्यूमेंट्स जो है ये जो एक्सपोर्टर है अपने एडवाइजिंग बैंक को दे देगा। ये एडवाइजिंग बैंक आगे फर्दर फॉरवर्ड कर देगा इशूइंग बैंक को या ओपनिंग बैंक को, और ये वेरीफाई करके इम्पोर्टर को दे देगा। ठीक है, कोई सामान आ जाएगा तो जैसे भी पेमेंट की टर्म्स होगी पेमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमको चार पार्टीज मेजरली दिख रही है। एक है एक्सपोर्टर, इंपोर्टर। एक्सपोर्टर का बैंक इज एडवाइजिंग बैंक एंड इंपोर्टर का बैंक इज इशूइंग बैंक या ओपनिंग बैंक। बेसिकली ये पेमेंट देगी अगर इसने नहीं दिया, ये इस अकाउंट से जाएगा। इट इज नॉट लाइक अ गारंटी, ऑन सिमिलर लाइंस बट। ठीक है। अब मैंने बोला था कि कंफर्मिंग बैंक कभी कभी अलग हो सकता है। वो कब हो सकता है अलग? कंफर्मिंग बैंक कभी कभी क्या होता है जब एक्सपोर्टर श्योर नहीं होता इस इंपोर्टर के बैंक की क्रेडिबिलिटी का, रेपुटेशन में लगता है कि कुछ गड़बड़ है या बहुत श्योर नहीं है, तो वो एक और बैंक को इंक्लूड कर लेता है जो कंफर्म करता है कि हाँ इस एलसी के अंतर्गत पेमेंट आ जाएगी। ओके। और अगर एक्सपोर्टर डिस्काउंट करा लेता है किसी से एलसी को तो एक और बैंक फिर यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है। बट मेजरली यहाँ पर ये चार पार्टीज रहती है। बहुत सिंपल तरीके से मैं इस पिक्चर में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है अबाउट लेटर ऑफ क्रेडिट। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। कोई क्वेश्चन आएगा आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं, बिकॉज ये चैप्टर भी छोटा है और नेक्स्ट चैप्टर भी छोटा है। देन 15 टॉप मिनट्स में हम ये चैप्टर वाला एलसी और डीपीजी दोनों हम कर लेंगे ईच। ओके। अब एलसी एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज किया जाता है फॉर इफेक्टिंग पेमेंट बाय बैंकर्स फॉर गुड्स सप्लाइड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बिटवीन टू पार्टीज। तो सेलर जो है वो गुड्स प्रोवाइड कर रहा है, बायर ले रहा है, बट इस बायर का बैंक जो है वही इशूइंग बैंक है, वही इशूइंग बैंक है या वही ओपनिंग बैंक है। बेसिकली ये एलसी ओपन कर रहा है। ओके। और जो सेलर का बैंक है, so बेसिकली सेलर इज द बेनिफिशियरी, इसको तो पेमेंट मिलेगी किसने सामान दिया है। क्योंकि बायर अभी पेमेंट नहीं दे पा रहा है, इसलिए बायर के बैंक से एक एलसी बनवा के दे दी जाएगी सेलर के बैंक को, जिसे हम एप्लीकेंट बैंक भी बोलते हैं। ओके। और ये सेलर और इनके बीच में अब ट्रांजैक्शन चालू होगी जो मैंने आपको इन 8 पॉइंटर्स में एक्सप्लेन करी है।
ओके। जो एलसी एक तरीके से एक रिटन कमिटमेंट है, जहाँ पे करने के लिए एक वादा कर रहे हैं, जो कि बायर या इंपोर्टर का बैंक इश्यू कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ कोर्स द बायर, दैट इज द इश्यूइंग ऑफ एलसी फ्रॉम द बैंक टू द सेलर और द एक्सपोर्टर, है ना, बिटवीन टू पार्टीज, एंड इट इज मोस्टली यूज्ड इन फॉरेन ट्रेड। ऐसा नहीं कि इंडियन ट्रेड में या डोमेस्टिक ट्रेड में यूज नहीं करी जाती, बट मोस्टली फॉरेन ट्रेड में यूज करी जाती है। और जहां पर भी आपको ये वर्ड गया कि मोस्टली फॉरेन ट्रेड में इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, आपको पता है वी आर टॉकिंग अबाउट एलसी। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, लेटर ऑफ क्रेडिट। समझ में आ रहा है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। अब हमारे पास अलग अलग पार्टीज है एलसी ट्रांजैक्शन में, है ना। जैसे हमने बात करा, क्या क्या बात करी हमने हमने बोला हमारे पास इंपोर्टर है जिसको हम बायर भी बोल रहे हैं, हमारे पास एक्सपोर्टर है जिसको हम सेलर भी बोल रहे हैं, इसके बैंक को हम इश्यूइंग बैंक बोल रहे हैं, इसके बैंक को हम एप्लीकेंट बैंक बोल रहे हैं, सॉरी नो नॉट एप्लीकेंट बैंक, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एडवाइजिंग बैंक बोल रहे हैं। एप्लीकेंट बैंक तो इंपोर्टर का बैंक हो जाएगा ना, इश्यूइंग बैंक। ओके, ये है हमारा एडवाइजिंग बैंक। और मोस्ट सर्कमस्टांसेस में कंफर्मिंग बैंक भी होता है, बट कभी कभी कंफर्मिंग बैंक सेपरेट भी हो सकता है। ठीक है। अब जो ये एलसी है, ये क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस। अलग अलग तरीके की एलसी होती है, इनमें से ये 4 एलसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। 4 भी क्या, 5 ही पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो विद रिपोर्ट्स एंड विदाउट रिपोर्ट्स दोनों हम इसमें पढ़ लेंगे। पहले बात करते हैं एक्सेप्टेंस क्रेडिट की। व्हाट इज एक्सेप्टेंस क्रेडिट? वेयर द पेमेंट इज मेड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, एक समय के बाद पेमेंट दे दी जाएगी, एक्सेप्टेंस क्रेडिट। इरिवोकेबल क्रेडिट क्या होता है? जब भी कोई ऑल्ट्रेशन, जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, वेयर एनी ऑल्ट्रेशन ऑफ टर्म्स और कैंसलेशन रिक्वायर्स द कंकरेंस ऑफ बेनिफिशियरी, मतलब चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट चेंज इट अनलेस द बेनिफिशियरी, अनलेस द सेलर, जिसने जिससे वैसे मिलने हैं, उसका ओके नहीं आ जाता। कंकरेंस यहाँ पर बोल रहे हैं, उसका ओके नहीं आ जाता। कंफर्म क्रेडिट क्या है? विद एडवाइजिंग बैंक एड्स इट्स ओन कंफर्मेशन, जैसे यहाँ पर या ये वाला एडवाइजिंग बैंक के खुद का कंफर्मेशन ऐड कर देता है, तो ये कंफर्म्ड एलसी बन जाती। ओके, तो द क्रेडिट व्हाइल एडवाइजिंग द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कौन है? सेलर है, जिसे पैसे मिलने हैं, जिसने एक्सपोर्ट किया है। करेक्ट है। फिर हमारे पास है विद रिकॉर्ड्स एंड विदाउट रिकॉर्ड्स। पहले मैं इसे यहाँ पर पढ़ूंगी और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैं आपको इसको समझाऊंगी। विद रिकॉर्ड्स राइट क्या है? where the beneficiary is liable on the bill drawn by him under LC, in contrast to a without recourse where the beneficiary is नॉट लायबल। मतलब विद रिकॉर्ड्स में बेनिफिशियरी लायबल होता है, विदाउट रिकॉर्ड्स में बेनिफिशियरी लायबल नहीं होता है। समझ नहीं आया? ये समझाती हूँ। विद रिकॉर्ड्स, विदाउट रिकॉर्ड्स, जैसे मान लेते हैं ए है जो हमारे सेलर भाई साहब है, बी है जो हमारे बायर भाई साहब है। ठीक है, ए को बी ने एलसी दी। अब यहाँ से पेमेंट आनी थी लेट से 3 महीने बाद, बट ए को जरूरत थी तो एक बैंक के पास गया और इस एलसी को डिस्काउंट करा लिया। एलसी को डिस्काउंट करा ली, मान लेते हैं एलसी थी 1 करोड़ की, इन्होंने एलसी दी और 99 लाख रुपीज ले ली, और 1 लाख रुपए जब ये बी पेमेंट करेगा, मतलब बायर सेलर को पेमेंट करने की जगह बायर बैंक पेमेंट कर देगा, ऐसे बिल्स डिस्काउंट होते हैं। अब क्या हुआ, जो ये बायर है या बायर का इशूइंग बैंक है, उसने डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक बोलेगा भाई तूने लिए थे मेरे से पैसे, तू दे, ये नहीं दे रहा, तू दे। Okay, if the bill is discounted by a bank or a financial institution, the buyer or the issuing bank defaults, the bank can come back to the beneficiary, beneficiary के पास जाएगा and demand repayment. This means that the risk of non-repayment still partially lies with the beneficiary. इसके पास अभी भी non-payment की risk है. But without recourse में क्या हो रहा है? If the buyer defaults, the bank cannot claim repayment from the beneficiary. अगर मान लेते हैं इसने डिफॉल्ट किया
तो जो सब सेलर है, जो बेनिफिशियरीज ने पैसे ले लिए हैं डिस्काउंट करा के, वो बैंक जिसने डिस्काउंट करा इस एलसी को पैसे क्लेम नहीं कर सकता है। द रिस्क ऑफ नॉन रीपेमेंट एंटायरली इज ट्रांसफर्ड टू द बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट हैज परचेज्ड और डिस्काउंटेड द बिल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विद रिकोर्स विदाउट रिकोर्स। जब बैंक के पास बैकअप है वो विद रिकोर्स है, जब बैकअप नहीं है तो विदाउट रिकोर्स है। इतना सिंपल है, बट इसको समझना जरूरी है, डिफिकल्ट नहीं है, बस समझना जरूरी है। ओके, there are two basic principles that underline every LC transaction, हर एक LC transaction में होती है, जो कि है फर्स्ट क्या है, every transaction has to have strict compliance of terms। जो भी terms and condition LC में लिखे हो सिर्फ 100% set percent strictly adhere follow करना है। Okay, the other being the independent nature of LC transaction. As such, it is necessary to ensure strict compliance of the documents requirement. जो भी हर एक इंडिविजुअल बात उसके अंदर लिखी हुई है वो सारी बातें इंपॉर्टेंट है। टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी है और इंडिपेंडेंट नेचर मान लेते हैं 10 एलसी है तो 10 का अपना अपना वजूद है, 10 का अपना अपना वजूद है। दो क्या बात कर रही, इंडिपेंडेंट है और स्ट्रिक्टली कंप्लाई करना पड़ेगा जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी है। बस इतनी सी बात है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपके पास एलसी को समझना है और उसके बाद आपको ये बातें पता होनी चाहिए कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है एलसी में एंड द काइंड ऑफ एलसी। नॉर्मल एलसी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है ना, एक्सेप्टेंस है, इरिवोकेबल ना कंफर्म, एडवाइजिंग बैंक ने कंफर्मेशन दे दिया वो कंफर्म है। इरिवोकेबल बिना सेलर या बिना बेनिफिशियरी के ओके के कंफर्मेंस के आप चेंजेस नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते इरिवोकेबल। और एक्सेप्टेंस राइट, चाहे एक समय बाद पैसे मिल जाएगा, एक्सेप्टेंस राइट। विद रिकॉर्ड्स विदाउट रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, बट मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सिंपल तरीके से समझा दिया जाए। अगर किसी का कोई डाउट कोई क्वेश्चन है मेरे से आप कमेंट बॉक्स में बात करेंगे, बाकी मैं आपसे टेलीग्राम ग्रुप पर मैं मिलती ही रहती हूँ। एलसी बस इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। Till then, my dear bankers, this is your friend and your teacher CM Shadul signing off for today. I'll see you in the next class with DPG। बहुत सिंपल टॉपिक है वो भी, बहुत जितना आज हमें समय मिलेगा ऑलमोस्ट उतना ही, उससे भी कम में हम DPG भी खत्म कर लेंगे। Okay, bye bye for now.